हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हमको पढ़ना है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के लिए किसी दिए गए एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसके कक्षकों में करने के लिए हमको कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ के सिद्धांत के साथ साथ हमने जाना कि उसमें होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का युग्मन नियम पढ़ा ना। और फिर हमें रिलेटिव एनर्जीज के बारे में यानी रिलेटिव एनर्जी जो उनकी अपेक्षिक ऊर्जाएं होती हैं उसके बारे में पहले से पता है, जिसमें हमने एनर्जी टॉपिक जो हमने पढ़ा था एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें हमने पढ़ा था उसकी रिलेटिव एनर्जीज की किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें तो किसी भी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक कहें तो हमारे घर की तरह होता है। भाई घर में हम लोग रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किसी एटम का उसमें इलेक्ट्रॉनों का रहना। जैसे ही हम लोगों के लिए भी हम लोग के घर में अलग अलग कमरे होते हैं, किचन होता है, बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है, कहें तो डाइनिंग रूम होता है, हर चीज होता है ना। तो ठीक उसी तरीके से तो एक व्यवस्थित क्रम होता है ना कि हाँ इतनी चीजें घर में होनी चाहिए, यहाँ पे मेरा कमरा, ये तुम्हारा कमरा, ये उनका कमरा होता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एटम्स के अंदर, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित क्रम होता है, उनको उनके इलेक्ट्रॉन यानी उनको उन एटम में रखने का। है तो एटम के अंदर जितने भी कक्षक यानी जितने भी कमरे पाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को रखना ही कहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है किसी भी एटम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक, तो क्या टॉपिक हमारा? परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो इसके लिए तो पहले 3 नियम हमको पता है। क्या? चार बातें पता है। एक तो अफबाउ का सिद्धांत, जिन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनों को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। ठीक, जिसके लिए हमने क्या पढ़ाया? एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस और एफडीपीएस। ये तरीका बताया था ना कि उनको याद करने का। क्या तरीका था अफबाउ का नियम? एसएसपी, एसपीएस और क्या? डीपीएस, डीपीएस और फिर लास्ट वाला था एफडीपीएस, फिर से था एफडीपी। यही था ना। तो ये तरीका था हमारा याद करने का। किसको? अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा ऑर्बिटल्स के बढ़ते हुए क्रम यानी कहे तो सबसेल्स के ऊर्जाएं जिस तरीके से बढ़ेंगी उनका क्रम था ये कि ऑर्बिटल्स की यानी सबसेल्स की ऊर्जाएं इस प्रकार से बढ़ेंगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को हम इस क्रम से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, कहेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था हुंड का युग्मन नियम, जिसके अनुसार कि कोई भी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जब तक कि वह उपकोष पूर्णतः अर्धपूरित नहीं हो जाता, यानी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता, जितने भी ऑर्बिटल्स उस सबसेल में हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते। ये बात पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा कि हमने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था यानी पाउली ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर के जो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं उन चारों क्वांटम नंबर के मान बराबर यानी इक्वल नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब कि इन्होंने बताया पाउली ने कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए किसी भी सेम एटम का, उसके चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। कहने का मतलब कि एक कक्षक में कहे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उनके नियम के अनुसार मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। ये बात थी। फिर हमने पढ़ा था एनर्जीज के बारे में कि रिलेटिव एनर्जीज किस तरीके से होती है, जो एनर्जी का क्रम यही बताया अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। तो बात यही होगी कि इन सभी नियमों का पालन करते हुए यानी इन सभी नियमों को देखते हुए कि हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किसी एटम पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी व्यवस्था की उनको किस कमरे में रखें उसकी व्यवस्था, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का विन्यास, यानी कह सकते हैं इसको वितरण भी बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए पहले क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन या इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब वही कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल, मतलब
किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से पहले दो बातें बता देता हूं, उसको जरूरी है जानना। ठीक है, तो देखिए पहली बात क्या, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंप्लीटली फील्ड सेल्स आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसमें, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स में, यानी उस ऑर्बिटल में जहां पे इलेक्ट्रॉन, उस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी भरे हुए होंगे। जितनी संख्या उसकी होती है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, जो हमने कल पढ़ा था 2n², ये होती है ना किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णतः इतना होगी तब उसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि वो पूर्णतः पूरित इलेक्ट्रॉन है। कहे तो हम उस सेल को जिसमें जो पूर्णतः पूरित होगा, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपना कोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर कहें तो उन इलेक्ट्रॉनों को जो प्रेजेंट होंगे सबसे बाहर वाली सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं सबसे बाहर वाली कक्षा, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन सबसे मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक बातें, इसको करने से पहले जिसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो या फिर इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि उस क्वांटम संख्या जो कि किसी एटम में मैक्सिमम क्वांटम संख्या होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे मैक्सिमम क्वांटम संख्या वाले सेल में, या फिर कहें मैक्सिमम क्वांटम संख्या वाले कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और उस सेल को जो मैक्सिमम मुख्य क्वांटम संख्या का यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखेगा उसको बोलेंगे हम वैलेंस सेल, यानी संयोजकता कोष। ठीक है, तो संयोजकता कोष और संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और उसके पहले की जितनी भी कक्षाएं होंगी, यानी उसके पहले की जितने भी सेल्स होंगे उन सभी को हम बोलेंगे कोर, कह सकते हैं कोर सेल्स, या उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक, तो ये दो बातें थी। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, यानी दो तरीके से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं। देखिए उनमें कौन कौन से दो तरीके हैं जिनको हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी भी एटम के लिए उसको हम दो तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, दो तरीकों से उसको दिखा सकते हैं। देखिए क्या है, पहला है SPD। ये क्या होते हैं, हमारे सबसेल्स यानी उपकोष। ये लिखा गया SPD नोटेशन, मतलब कि इसको यह नोटेशन बोलते हैं। पहली वाली विधि जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की उसको हम बोलेंगे SPD नोटेशन। यहाँ पे जो ऊपर ABC लिखा गया है वो होती है उस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होते हैं उसके उपकोष। कहने का मतलब SPDF ये तो हमको पता है ये उपकोष होते हैं, लेकिन ये जो ऊपर ABC लिखे गए हैं ये उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। तो बात आएगी कि जब मुख्य क्वांटम संख्या ढेर सारी होगी, मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ढेर सारी होगी, तो उसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि हाँ ये किस सेल का है, क्योंकि SPDF तो सभी में सेम होंगे। किसी सेल में SPDF ही सब सेल्स होंगे, किसी भी सेल में चाहे वो पहला सेल हो या दूसरा सेल हो या तीसरा सेल हो चौथा सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें जो सब सेल्स होंगे वो SPDF इसी फॉर्म में होंगे। तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए यानी इनमें विविधता देखने के लिए हम बात करेंगे कि जो इनके पहले मुख्य क्वांटम संख्या तो लगेगी, क्योंकि मैंने बताया किसी भी सबसेल्स को डिनोट करने के लिए हम उसके पहले मुख्य क्वांटम संख्या लगाते हैं, यानी जिसका मान होता है n। तो हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। मान लीजिए NS हुआ, ठीक है, पहले के लिए हम ले लेते हैं NS हुआ, तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर हम मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू एक बार 1 आती है यानी 1s, तो कहेंगे पहले सेल का। दूसरे में हम कहें 2s हो, दूसरे सेल का। तीसरे में हम कह सकते हैं 3s हो यानी तीसरे सेल। इसी तरीके से हम इस नोटेशन में जो डिफरेंस करेंगे सभी सबसेल्स में वो मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पे ही करेंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही आधार पे हम कहेंगे कि ये किस सेल का सबसेल है। ठीक है, यानी किस सेल का सबसेल है।
यानी किस कोष में, यानी कह सकते हैं कि किस कोष का यह उप कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित है। और जो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे नंबर्स दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ही उप कोष होता है तो इसमें यानी एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे 2। तो ये जो 2 दिखा रहा है, मान लीजिए एक हो यहाँ पे एक हो, ये है ABC को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो संख्या होगी ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी। और यस जो होगा ये हमारा होगा सबसेल। ठीक है, तो ये होता है SPDF नोटेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाने के लिए SPDF नोटेशन इसको बोलते हैं। फिर बात करें कि जो दूसरी विधि हमारी होती है वो क्या होती है, तो देखिए दूसरी विधि हमारी होती है ऑर्बिटल डायग्राम, यानी ऑर्बिटल आरेख बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल आरेख मतलब नाम से ही पता चला ऑर्बिटल आरेख, यानी ऑर्बिटल को बनाएंगे वही होगा जो आरेख, उसी को बोलेंगे हम ऑर्बिटल आरेख, क्या कहें ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसमें जो होता है SPD और इसी तरीके से F बनेगा। तो बताया था पहले कि जितना M का मान आएगा, यानी जो ML था कहे तो उसका नाम था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, है ना। इसका हमने चिन्ह दिखाया था ML से, ML ये था हमारा क्या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, कहें चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, या फिर बोल सकते हैं उसको जनरली की ऑर्बिटल क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से दिखाएंगे। यस में हमारा होता है, यस के लिए इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आती है। ठीक है, ML की वैल्यू यस के लिए सिर्फ 1 आती है। और P के लिए हर बार जब भी आपको P सबसेल्स का यूज करना होगा तब ML की वैल्यू 3 है, यानी उस ML के 3 मान मिलेंगे। ठीक है, तभी तो हम L बराबर 1 के लिए क्या दिखाते हैं, P मतलब जब सेकेंडरी क्वांटम संख्या यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तब हम क्या दिखाएंगे कि वह P सबसेल है। और P सबसेल की जब L की वैल्यू हम 1 लेंगे तब ML की वैल्यू हमारे पास 3 मिलेगी, -1, 0 और +1। ठीक, इसीलिए P में जो यानी P में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या होती है 3। और फिर जो D होता है, हमने शेप भी पढ़े हैं सबके, ठीक है, मतलब कि हमने आकार भी पढ़े हैं। और D के लिए जो L की वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 2, तब हम उसको दर्शाते हैं यहाँ पे क्या, D से। तो इसमें जो ML की वैल्यू मिलती है हमको कितनी, 5। ML की वैल्यू क्या होती है, 2L + 1, ये होती है हमारे ML की वैल्यू। तो L का मान 2 रखेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब D में 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब हम F की बात करेंगे तो F के लिए हम L का मान 3 रखते हैं। तो L के 3 मान के लिए ML की हमको 7 वैल्यूज मिलती हैं, यानी कहें तो 7 मान मिलते हैं। तो जिसमें जो ऑर्बिटल की संख्या होगी F में वो होगी 7, कहे तो 7। ठीक है, तो ये होता है ऑर्बिटल डायग्राम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने के लिए ऑर्बिटल डायग्राम हमारा होता है। अब हम बात करेंगे कि कितने तरीकों से हम ऑर्बिटल को दिखा सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाऊं तो देखिए। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे एक्सेप्शन मिलता है। कहीं तो केमिस्ट्री है तो अपवाद है, यानी रसायन विज्ञान है तो वहां पे अपवाद मिलेंगी, कुछ विरोधाभास जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उन थोड़ा सा एक पॉइंट और है जहाँ पे अपवाद मिलने की संभावना, उसको भी बता देता हूँ कि वो क्या होता है। जैसे बात करें, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत से एटम्स के अंदर जितने हमारे आवर्त सारणी में एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर आपने उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हो तो उसमें आपको कई जगहों पे आपको यह हम कहे तो निरंतरता नहीं मिलेगी कि एक निश्चित क्रम में ही सब फॉलो किया, यानी निश्चित क्रम में ही सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हों। वहां पे कुछ विविधता भी देखने को मिलती है, जैसे कि मान लीजिए क्रोमियम हमारा होता है, जिंक हमारा होता है, और भी जितने ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, यानी जितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, वहां पे यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल्स होने की संभावना होती है, वहां पे ये कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जिसको हम स्टेबिलिटी के तौर पे लेते हैं कि किस सेल की यानी किस सबसेल की स्टेबिलिटी अधिक होगी और किस सबसेल की स्टेबिलिटी यानी किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये होता है, डिपेंड करता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स पे, जहां पे जो हाफ फील्ड सबसेल होगा, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, वो कहे तो मोर स्टेबल होगा, यानी उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। तो बात करेंगे इसी बात पे कि स्टेबिलिटी क्या होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी किस प्रकार से इसके किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर प्रभाव डालती है। तो बात करें कि स्टेबिलिटी जो होती है अर्धपूरित सबसेल्स की और पूर्ण पूरित सबसेल्स की, वो किस प्रकार से डिपेंड करती है एक दूसरे पे। तो ये कंडीशन तब देखने को मिलती है जब
जो सब सेल्स यानी जो कक्षाओं यानी सेल्स के जो ऊर्जाएं हैं उनमें डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है, कहें तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है उनकी एनर्जीज में। जैसा कि हमने अफबाउ के नियम में जो क्रम पढ़ा था, एक निश्चित क्रम तो था नहीं कि हाँ एक पहले सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे सेल में पूरा भरेंगे, तब तीसरे सेल में भरेंगे, चौथे सेल में भरेंगे, ऐसा था नहीं। वहां पे हमने कहीं कहीं देखा कि जो तीसरे सेल का लास्ट वाला जो ऑर्बिटल यानी तीसरे सेल का जो लास्ट वाला सबसेल था वो बाद में भरा, कम चौथे सेल के पहले सबसेल के, यानी चौथे सेल का जो सबसे पहला सबसेल यानी यस था 4s, वो 3 के डी यानी तीसरे सेल के लास्ट वाले जो सबसेल थे 3 के डी से पहले भर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन यानी उनकी जो एनर्जी थी वो कंपेयर की जाए तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। कहें तो वो जो 3D की एनर्जी थी वो 4s से कहें तो थोड़ा सा अधिक थी, जो 4 यानी कह सकते हैं कि 4s की एनर्जी 3D से कम थी। जैसे यहाँ पे देखिए 4s की एनर्जी थी वो 3D से कम थी, तभी तो 4s पहले भरा था। जब हमने अफबाउ का नियम हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि और भी जगहों पे ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या 4s की एनर्जी कम है 3D से, तब तो 4s पहले भरा। तो यही सब कारण होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनों यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स के अस्थायित्व के। तो देखिए अगर 3D हम मानते हैं, देखिए जैसे हम जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हमारे पास कह सकते हैं क्रोमियम जब होगा, देखिए क्रोमियम की जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे क्रोमियम, और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा पास होगा कॉपर। इन्हीं दो को लेके हम समझते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24, मतलब एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 24, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था उनकी संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो हमने उसमें जाना था कि जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी सेम वही उसके इलेक्ट्रॉनिक संख्या के यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगी। कॉपर का होता है 29, ठीक है। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक समय आएगा जब हम पहुंच जाते हैं 3D। पहले तो 4s भरते हैं, और 4s क्यों भरते हैं? क्योंकि उसकी ऊर्जा 3D से कम होती है। तो हम जब 4s को भरते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं 1, और जो 3D हम भरते हैं 3D में हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है 5। ऐसा क्यों होता है? और देखिए ये हाफ फील्ड के लिए है, ये फुल फील्ड के लिए भी। देखिए जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब हमको जो संख्या मिलती है 4s1, और हमारे पास मिलती है 3D 10। तो देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो बता दें कि ऐसा इसलिए होता है कि जो हाफ फील्ड सबसेल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो फुल फील्ड सबसेल होता है उसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ना होकर के कहे तो इन दोनों कंडीशन से अलग हो, जो भी पूर्णतः हाफ फील्ड भी ना हो और जो पूर्णतः फुल फील्ड भी ना हो, उनकी तुलना में इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे बधे होने के कारण जो इसकी ऊर्जा है वो कम होती है, यानी स्टेबिलिटी अधिक होगी उस एटम की, क्योंकि जो ये इसकी ऊर्जा कम होने के कारण जो न्यूक्लियस पावर होगा यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसको हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो अधिक लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, यानी इस सबसेल पे अधिक लगेगा तो वह और नजदीक होगा ना। तो जितनी छोटा होगा उतना स्टेबल होगा। तो बात है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की तुलना में अधिक होती है। तो ऐसा होता है इसीलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, मतलब जब हम 4s हुआ हमारा, मान लीजिए ये हमारा है, देखिए यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3D में 5 बनते हैं, 1 2 3 4 और 5 कह सकते हैं ना। 3D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसमें जो जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो पहले तो हमको होना चाहिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएं, क्योंकि यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि एक सेल में यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किसमें? 4s में। जो क्रम था अफबाउ के नियम से ये 4s होगा। तो पहले 4s को भरेंगे, तो 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तो अगले वाले सेल में यानी अगले वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना है ना। कि जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही इसमें जाने की संभावना है। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे तो हो गया, लेकिन जब हम इसमें भरने की कोशिश करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये कंडीशन हमको कभी नहीं मिलेगी। मतलब कहें तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन, कहें तो इसे 3D में 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। हमेशा जब भी मिलेगा तो 3D 5 मिलेगा। ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो हाफ सेल, एक हाफ फील्ड, अगर इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन और भर दे तो हाफ फील्ड हो जाएगा ना।
अगर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रखें, मान लीजिए 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दें, तो जो हाफ फील्ड, ये पूर्णतः हाफ फील्ड होगा क्योंकि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ऑक्यूपाई हो गए। लेकिन उस केस में यानी क्रोमियम के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा। कहीं तो ये अलग हुआ ना, कह सकते हैं एक प्रकार का अपवाद है, क्योंकि जो ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम था बाउंड नियम के अनुसार, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरने का नियम था कि जब जिस तरीके से ऊर्जा बढ़ेगी ऑर्बिटल्स की, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को उसमें फुलफिल करेंगे। और ये भी था कि हम इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल कब तक करेंगे, उसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले होने चाहिए, तब ये भरना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा। तो कहने के अनुसार जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले भरा जाना चाहिए और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो बाद में भरा जाना चाहिए। लेकिन जब एटॉमिक नंबर 23 तक जाते हैं, यानी परमाणु संख्या 23 तक जाते हैं, तब तो ये कंडीशन मिलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होकर के, यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन ना होकर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर 24 में पहुंच जाते हैं, तब अगली बार में ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो निकल के यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है हाफ ऑर्बिटल। फुल फील्ड की बात करें, जब हम 4s1 है तो 4s1 में हमने क्या होगा, 4s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन और 3d10 है, 1 2 3 4 और 5। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 और 10। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, यहाँ से खाली हो जा रहा है, पहले वाला सेल खाली हो गया। ऐसा होना तो चाहिए नहीं कि पहले वाला सेल तो कोर इलेक्ट्रॉन यानी कोर सेल्स बोलते हैं उसको, तो वो पूर्णतः भरा होना चाहिए, तभी हम उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन इस केस में जब ये होगा तो ये हमको कभी भी 3d9 नहीं मिलेगा, 3d9 इलेक्ट्रॉन हमको कभी नहीं मिल सकता है, जब भी मिलेगा 3d10 ही मिलेगा। ऐसा और भी जब और भी आगे ऊर्जा बढ़ेगी ऑर्बिटल की, तब भी देखने को मिलेगा, यानी 5वें 6ठे 7वें पीरियड में, यानी 5वें 6ठे 7वें आवर्त में हमको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये था 3d9 ना मिलते हुए हमको 3d10 मिलेगा, जबकि मिलना क्या चाहिए 3d9। ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण पूरित, पूरा भरा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्ण पूरित। इसकी स्टेबिलिटी भी इसकी तुलना में, अगर यहाँ पे 9 होता है यहाँ पे 2 होता है, तो उसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही था कि ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल होंगे, उनकी ऊर्जाएं यानी उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व तो अगर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। तो यही बात थी। फिर आप इसके स्थायित्व को और भी अच्छे से समझेंगे, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तब इसके स्थायित्व के बारे में और भी चीजें जो होंगी उसको आप समझेंगे। फिर बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी होती ऐसी क्यों है। पहले तो देखें, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं कि अपर स्पिन दिखा रहे हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन। तो जब सब इलेक्ट्रॉन अपर स्पिन दिखाएंगे, कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, तब जो न्यूक्लियस से शील्डिंग होगी वो कम होने की संभावना है कि न्यूक्लियस से जो पावर आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, उसका जो शील्डिंग, उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जो शील्डिंग होगी उसके द्वारा ये सभी भी शील्डिंग करेंगे। लेकिन इस केस में इनकी शील्डिंग कम होगी, और शील्डिंग कम होगी यानी उसकी पावर को कम रोक पाएंगे, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा नजदीक होगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ठीक इसी केस में यानी फुलफिल्ड होने के केस में यहाँ पे भी शील्डिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि अब सभी एक दूसरे के विपरीत है, तो शील्डिंग कम होगी, जिससे कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इससे और टाइटली बंधा होगा न्यूक्लियस से, तो ये मोर स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे तब ये मोर स्टेबल होगा जब इसकी शील्डिंग कम होगी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ दिखा देते हैं तो जो शील्डिंग होगी वो बढ़ जाएगी। कहे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका मान बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उसका मान कम होगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली बंधा होगा, यानी कमजोर रूप से बंधा होगा, तो वो बाहर भागने की संभावना उसकी ज्यादा, हल्की सी एनर्जी दे दी जाए वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब शील्डिंग कम तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला नजदीक होगा और वो बहुत ही पावरफुल, यानी एटम बहुत ही अस्थायी होगा, स्टेबल होगा। तो यही दो बात थी, ये चीजें होती हैं। और एक बात और, स्टेबिलिटी क्यों होती है, तो जो हम इस इलेक्ट्रॉन को, इसको छोड़िए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हम भर सकते हैं। ठीक यही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं यहाँ पे, और जो यही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन हम लेके जा सकते हैं यहाँ पे भी। कहें तो एक ही इलेक्ट्रॉन को हम पांचों सेल्स में से कहीं पे भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो किसी सबसेल यानी डीजनरेटेड सबसेल की, जो डीजनरेटेड सबसेल्स होता है, मतलब जिसके कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी भर सकते हैं।
है ना, यानी कहीं भी भरने का मतलब कि चाहे पहले इस ऑर्बिटल में भरे, चाहे इस ऑर्बिटल में, चाहे इस ऑर्बिटल में, चाहे इस ऑर्बिटल, चाहे इस ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कहने मतलब जब कोई उसकी जगह निश्चित है, यानी कोई प्लेस उसका निश्चित ही नहीं है, तो उसकी वेलिटी वास्तव में अधिक होगी। ठीक है, और इसमें भी जब सब पूर्ण पूरित है तो हम कहीं भी इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो यही बात की इसकी विन्यास कहे तो इसको विनिमय ऊर्जा बोलते हैं, कि एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, विनिमय ऊर्जा कि ये यहाँ से कहीं भी जा सकती है, क्योंकि सभी की ऊर्जाएं सेम है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भर सकते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। आप हायर क्लासेज में इसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के यानी किस प्रकार से हम एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। यानी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, जब तक हमको ये पता ही नहीं होगा कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तब तक हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ही नहीं सकते। मतलब हमको पता हो कि घर में कितने सदस्य हैं, तभी तो हम उनके रहने सोने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि कितने सदस्य घर में है, तो हम कहाँ से उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो खाए पिए और सोए? हो नहीं सकता। इसलिए किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको उसके एटॉमिक नंबर के बारे में जरूर पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे छोटा यानी सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जिसका नाम है हाइड्रोजन, जिससे सब परिचित हैं। तो क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में सब जानते हैं। हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एक। तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ पे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे दोनों तरीके से, पहला जो होगा एसपीडीएफ नोटेशन में और दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में। ठीक है, देखिए पहला क्या, इसका जो सेल्स होते हैं, यानी इसके जो सेल्स होते हैं, पहला एक सेल, यानी एक सेल को हम किस दर्शाते हैं 1, और सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है, यानी सेल के अंदर जो सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स कौन कौन से होते हैं, यस, फिर क्या 1 पी तो 1 में होता नहीं, 1 खत्म, 1 में सिर्फ एक सेल होता है, और फिर 2 यस, दूसरे में कितने सेल होते हैं, फिर 2 पी, फिर क्या दूसरा खत्म, यानी दूसरे सेल खत्म कहानी, दूसरे सेल में भी 2 सबसेल, यानी 1 और पी, यानी यस और पी 2 सबसेल होते हैं दूसरे में भी। और बात करें तीसरे की, तीसरे में क्या क्या होते हैं, देखिए तीसरे में जो हमारा होता है 3 यस होता है, और क्या होता है 3 पी होता है, और 3D ना होकर के चौथा पहले आ जाता है, क्योंकि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ही हम लिखेंगे, जो कि था का हमारा यस यस पी यस पी यस, और क्या था डी पी एस, फिर से था डी पी एस और एफ डी पी एस, ये बात थी ना। और फिर आगे हम एफ डी पी एस लिख सकते हैं। इस बात को अच्छे से कई बार लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए यस एस पी एस आएगा, यानी चौथे का आएगा क्या 4s आएगा, ना कि 3D। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी 3D की तुलना में कम होती है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे कि ये जो होगा हमारा इतना तो होगा। तो ये क्या है, ये मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बता रहा है, और ये सबसेल है एसपीडीएफ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे बनेंगे, देखिए जो हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो भाई जो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा उसी की एनर्जी सबसे कम। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले हम उसी में भरेंगे। तो जिसमें क्या है 1s, तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बताइए। किसी उपकोष में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही होंगे किसी भी सबसेल में। तो देखिए इसका सेल की संख्या कितनी है 1, तो इस सेल की संख्या 1 लिखी गई। तो कितना हो गया 2 गुणे 1 की घात 2, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हुए। हाइड्रोजन के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले सेल में वो 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ओनली 1। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे जब भरेंगे तो 1s, हमने ये कौन सा हम पढ़े नोटेशन एसपीडीएफ नोटेशन में। तो नोटेशन में यहाँ पे एबीसी लिखा गया था, जिसको हमने कहा था कि ये जो एबीसी लिखा गया है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 1s है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम सीधे सीधे यहीं पे लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इन सब में दूसरे सेल में कोई गया ही नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ही नहीं, तो दूसरे में कहां जाए। इन सबको हम 0 0 लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0। तो इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है हम सीधे सीधे सिर्फ एक बात लिख दें, क्या 1s 1, ठीक है, यानी 1s
और 1 कि 1 वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इससे समझ जाए कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए ही नहीं, तो इसका मतलब आगे का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। यानी घर में सिर्फ एक ही सदस्य है तो एक ही कमरे में रह सकता है, पूरे घर में अकेले रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ढेर कमरों की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक कमरे ही काफी है। एक कमरा 1s1। इसका अब ऑर्बिटल डायग्राम लिखे अगर, यानी ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में इसका कॉन्फ़िगरेशन करें। लिखिए ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में अगर इसको बनाएं तो देखिए क्या होता है। यस में कितने सब सेल, यानी यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ एक ऑर्बिटल। देखिए एक ऑर्बिटल। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बता था कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप इसको इस क्रम से भरिए। ये हुआ कहें तो हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब इसके अगला नंबर जो होगा, यानी जिसका नाम है हीलियम, हीलियम को हमारे जो ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन का होगा वो ठीक ऐसा ही होगा। अभी देखिए हम हीलियम के लिए भरते हैं तो हीलियम क्या होता है? He। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अब इतना ढेर सारा ना लिख के हम जितने हमको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी उतनों को ही हम लिखेंगे। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसका मतलब हमको दूसरे सेल की आवश्यकता नहीं होगी, हम पहले सेल से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेल के क्या होगा? 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हमने क्या लिखा? 2। फिर इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, यानी ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तब देखिए क्या बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसको वैसे ही भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ये हमारा क्या हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसी तरीके से जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे हम सेल्स को जोड़ते चले जाएंगे कि हाँ ये उसी पे निर्भर करेगा कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे हम इस फार्मूले से पता लगा सकते हैं कि हाँ किसी भी सेल में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें कि हाँ उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसी से निकालेंगे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेल में होगी, और जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सभी का दिया जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर जो प्राप्त होगा हमको, उस एटॉमिक नंबर के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमको कितने सेल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उसके अनुसार हम इस पे रखेंगे, तो 1 2 3 4 n का मान रखते जाएंगे, तो जो इसके नजदीक होगा यानी इससे अधिक आएगी संख्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की, उसी को हम मान लेंगे हाँ उतने इलेक्ट्रॉन यानी उतने सेल्स की जरूरत हमको होगी। ठीक है, तो अब हम अगले एलिमेंट की बात करते हैं जो कि हमारा होगा क्या? हीलियम के बाद हमारा आता है लिथियम। तो लिथियम पे देखिए क्या होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 3। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? देखिए पहला सेल तो ठीक है 1s, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगले हम क्या लिखेंगे? 2s हुआ। तो अब देखिए क्या होगा, क्योंकि हमको पता है एक s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s हो गए तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी वैसे लिखते हैं, इससे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं हमको। देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच रहा है, एटॉमिक नंबर 1 अभी बाकी है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और होगा हमारा, तो वहां पे 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसका दर्शाता है? इसके आगे हम कोई भी लिखें 2p 3s 3p 3d 4s 4p कुछ भी लिखें, उस सब पे इसी तरीके से हम 0 लिखते चले जाएंगे, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं, हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा लिथियम। अगले की बात करें हम तो अगला एलिमेंट देखिए, मान लीजिए हमारा अगला एलिमेंट होता है बेरिलियम यानी Be। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4। तो इसका जो लिखेंगे हम क्या? 1s और 2s, क्योंकि इसी में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2n² से। ठीक है, देखिए कितने? 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे हुए। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाए इस तरीके का, यानी ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए ऊपर वाला है ना, देखिए ऊपर वाले का डायग्राम जब हम बनाएंगे तो कितना? 2s ऑर्बिटल हमको बनाना पड़ेगा, 1s 2s। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 1s और यहाँ पे 2s। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? देखिए 1s 2s, यहाँ पे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 1 और 2, अब इलेक्ट्रॉन 1 आया इसमें, यही होगा क्योंकि यहाँ पे युग्मन हो गया। अब आगे अगला जो इलेक्ट्रॉन आने की संभावना वो इसमें आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई सबसेल अभी नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे अगला बनेगा क्या? 1 हुआ, 2, यानी कि ये कौन सा है? यह 1s और ये हमारा 2s।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये हमारे हो गए। ठीक है, तो ये हमारे चौथे नंबर तक। अब हम इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 5 की बात करें तो 5वां इलेक्ट्रॉन यानी 5वां जो एटम हमारे पास होता है उसको बोलते हैं हम बोरान। देखिए 5वां होता है हमारे पास बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे देखिए 1s। अब बताइए हमको जरूरत, पहले देखिए हमको कितने सब सेल्स यानी कितने सेल्स की जरूरत पड़ेगी। 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से 1 हम रखेंगे तो मतलब वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। 2 क्वांटम संख्या लेंगे यानी 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तक हम दूसरे सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए 1s, फिर क्या 2s, फिर हमारे पास क्या आएगा ऊर्जा बढ़ते क्रम के अनुसार 2p। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में इसके अनुसार 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। p में हमें पता है कि 3 सबसे यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 दूना 6, क्योंकि हमें भी अभी पता है किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो मैक्सिमम 2 होती है एक ऑर्बिटल में। लेकिन जब p में 3 ऑर्बिटल है, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं। ऐसा तो हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 और 2 4 हमने पहले भर दिए हैं तो बचा कितना, 1। उस एक को हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसका जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए मतलब इस तरीके से जब हम उसको भरेंगे तब देखिए कैसे। पहले तो 1s हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल, 2s बनाएंगे दूसरे सेल का s ऑर्बिटल उसमें भी एक ऑर्बिटल, फिर p जब हम बनाएंगे p में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो p में 3 ऑर्बिटल 1, 2 और 3 ऑर्बिटल p में हुए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे बन गए इसको पहले डिनोट कर देते हैं कौन कौन सा। ये है हमारे पास 1s, ये है 2s और ये है 2p, यही है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ss में, इसको हम बोलेंगे इनर सेल यानी कोर सेल कह सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन ये जो हमारा होगा कहें तो ये 2s और 2p ये जो हमारा होगा इसको हम बोलेंगे वैलेंस सेल, कहें तो संयोजकता सेल या संयोजकता कोष। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हम भरेंगे। ये पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में 2 और 2s में 2 जैसा हमने यहाँ पे भरा है। देखिए पहले इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 और 2, फिर 3 और 4। अब क्या, अब हमारे पास बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए 1 बचा क्योंकि हमको ऊपर ही पता है p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। और ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम कैसे, तो एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं डीजनरेटेड सबसेल में, उसमें सभी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, ये हमको पहले से पता। तो एनर्जी सेम होने के कारण हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम यहीं पे पुट करेंगे, क्यों, हम खाली जगह क्यों छोड़े, पहले से शुरू से ही बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये हुआ 2p। अब बात करें कि एटॉमिक नंबर 5 के बाद जो छठा एटॉमिक नंबर आएगा वो किसका होगा। जो छठा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास कार्बन का। कार्बन से सब परिचय हुए, कार्बन बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ के लिए भी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन गए, तो देखिए 6। अभी जब हम दूसरे सेल में हैं तो दूसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 8 हो सकते हैं। तो तब तक हम सिर्फ दूसरे सेल का यूज करेंगे जब तक कि हम एटॉमिक नंबर 8 तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे 1s, 2s और 2p ऐसे लिखेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने देखिए, पहले तो 2 इसमें और 2 इसमें, 4 हो गए। अब फिर बात आई पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 वाले में यहाँ पे आया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसमें आ सकता है। देखिए 2 6 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बराबर, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाए। देखिए 1s, 2s और 2p में कितने, 3। तो इसका नामकरण हम करें कितना, 1s, 2s और 2p ये होगा। अब इस पे हम इलेक्ट्रॉन दिखाएं। देखिए 2 और 2, पहले तो 2 हमारे पास लिखा गया है तो 2 हम भर देते हैं पहले, 1 और 2, 1 और 2। अब देखिए
अब बात आएगी कि यहाँ पे हमको ध्यान देने वाला, तभी तक तो हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि ऊर्जा किस प्रकार से डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनों को भरने में। कहे तो अभी तक डिपेंड कर रहा था कि जिस ऑर्बिटल की यानी जिस सेल की ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले। अब यहाँ पे बात दूसरी आएगी जिसमें हमने पढ़ा था हुंड का युग्मन नियम। कहे तो हुंड का युग्मन नियम या फिर उनके अनुसार की युग्मन कब तक युग्मन नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि जब तक सभी सबसेल्स में यानी कोई भी सबसेल पूर्णतः हाफ फील्ड नहीं हो जाता, यानी सभी जितने भी ऑर्बिटल उस सबसेल में है जब तक सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर वाले के अनुसार, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाना चाहिए, लेकिन हुंड के युग्मन नियम के अनुसार हम छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, क्या छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कि होता है 2py, इसको 2p है भाई रहने दीजिए। ठीक है, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा इसीलिए हो क्योंकि हुंड के युग्मन नियम के अनुसार हुंड ने ये बताया था कि हम तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनाएंगे जब तक उस सब सेल में सभी जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित हो जाते हैं, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ लेते हैं, तब तक के लिए हम युग्मन नहीं करेंगे, किसी को दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये जान लीजिए। अब बात करें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 की बात करें तो 7 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है किसका, नाइट्रोजन का। तो देखिए अब एटॉमिक नंबर 7 के लिए देखिए एटॉमिक नंबर जब 7 की बात करें हम तो नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो हमने बताया कि 8 तक तो हम ऐसे ही भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, देखिए 1s 2s 2p, क्योंकि p तक ही हमको जरूरत पड़ेगी। जब 8 के बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तो कितना 2 2 2 2 4 हो, तो यहाँ पे बचा कितना 3, यानी कि ये हाफ फील्ड की केस आ गई। अब देखिए 1s के लिए एक ऑर्बिटल, 2s के लिए एक ऑर्बिटल और 2p के लिए 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल, ये कितना है 1s, ये है 2s और ये है 2p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर है, देखिए पहले में 2, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे युग्मन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी भी जो अगर इसको मिटा दे तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमको भरना नहीं 7वां इलेक्ट्रॉन भरना है, वो क्या हम इन दोनों में से किसी में भर सकते हैं? ऐसा नहीं संभव होगा। क्यों? क्योंकि हुंड के युग्मन नियम फिर से यही कहेगा कि जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक हम किसी भी ऑर्बिटल में युग्मन नहीं करेंगे, यानी किसी भी ऑर्बिटल में हम जोड़ा नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब बारी आएगी किसकी, या 8वां एटॉमिक नंबर जिसका होता है 8वां एटॉमिक नंबर यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में बात करिए। देखिए ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, इसको साफ करिए। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। 8 एटॉमिक नंबर होने का मतलब कि उसके पास न्यूट्रल एटम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करें कितना, 1s 2s और 2p। हमने बताया कि हम 2p तक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जब तक हमारे पास नहीं हो जाते हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। 8 2p 2 यानी दूसरे सेल में 8 और ये पहले वाले सेल में 2, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। जब तक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक हम तीसरे सेल का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2n² होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2n² के अनुसार पहले में जब हम 1 रखेंगे तब इलेक्ट्रॉन कितने, 2। जब 2 रखेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 और 2 10। तब तक हम तीसरे का यूज नहीं करेंगे जब तक 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हमारे पास नहीं आ जाते हैं। अब देखिए ये हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भरिए, इसमें कितना कितना होगा, वहां से आगे जाएंगे हम जस्ट इसी के आगे, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब बारी आएगी युग्मन करने की। देखिए 1s हुआ, 2s हुआ, 2p में कितना 3, यानी 1s 2s और 2p। अब इसमें हम युग्मन करें। देखिए पहले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गया हमारा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ पे हमने भरा 3 इलेक्ट्रॉन पहले, ये हुआ 5वां 6वां और ये 7वां। अब बारी आएगी 8वें इलेक्ट्रॉन की। हम कहीं भी 8वां इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पास एनर्जी सबकी सेम है, क्योंकि सेम सबसेल के ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी भर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आगे से ही। अब युग्मन करेंगे किसके अनुसार, हुंड के अनुसार, कि अब सभी में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सब हाफ फील्ड, ये जो सेल है वो पूर्णतः हाफ फील्ड हो गया। अब हम
पूर्ण फील्ड करने की तरफ यानी फुल फील्ड करने की तरफ बढ़ेंगे तो 8वां इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे। तो हुआ ना 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 और 2 4 और 2 6 1 7 1 8। 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, ये ध्यान दीजिएगा कि 8वां इलेक्ट्रॉन हमने इसको भरा है। ये बात ध्यान देना है कि 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, ना कि इसमें से कोई 8वां इलेक्ट्रॉन यही होगा। अब 9वें की बात करें तो 9वां जिसका एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन, यानी जिसका नाम होता है फ्लोरीन एलिमेंट, तो हम उसकी बात करें एटॉमिक नंबर 9 और होता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है F। देखिए इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे कितना, 1s 2s और 2p ये होगा। अब इसके लिए हम लिखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 2 2 तो कितने हो गए, 2 और 2 4, बचे कितने 5 5 को हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके लिए डायग्राम बनाए 1s 2s और 2p। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कितना, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 1 1। पहले देखिए कितना हुआ, 4 5 6 7। उसके बाद 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा, 8वां नीचे की तरफ युग्मन होगा, 9वां फिर से युग्मन, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 यही होगा। तो 9वां इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ये हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर 10 जिसका नाम होता है नियॉन। देखिए एक इनर्ट गैस है यानी इनर्ट एलिमेंट है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 10 के बारे में कि एटॉमिक नंबर 10 किसका होगा। देखिए एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का। 10 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नियॉन का। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। देखिए क्या 1s 2s और 2p। तो 10 इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10, ये हुआ ना। अब देखिए ऑर्बिटल हम बनाए, ऑर्बिटल डायग्राम, एक ऑर्बिटल 1s के लिए, एक ऑर्बिटल 2s के लिए और p के लिए 3 ऑर्बिटल, ये हुआ। इसको और बड़ा बनाते हैं। देखिए p के लिए 3 ऑर्बिटल हमारे पास हुए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए। देखिए ये है 1s 2s और ये है हमारे पास 2p। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये हमारा है 10वां इलेक्ट्रॉन, यानी नियॉन का 10वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, ना कि इनमें से कोई। इस बात को हर समय ध्यान दीजिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब की केस में शुरुआत आगे से करेंगे, यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम। ये पहली बात हुई, एनर्जी का बढ़ता क्रम हम करेंगे। एनर्जी के बढ़ते क्रम के बाद तब हम ध्यान देंगे उसके युग्मन पे, यानी उसका युग्मन कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो जो युग्मन हम किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखिए तो पहले क्या कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनको हम कहेंगे, यानी जब ऑर्बिटल जितने भी जो भी सबसेल होगा उसमें जब तक के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं, यानी जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते हैं तब तक की केस में हम उनका युग्मन नहीं करेंगे। तो ये बात होगी हमारी क्या, कुंड के युग्मन नियम को हमने ध्यान में रखा। और तीसरी बात जो हमने पढ़ा था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो उसमें क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिटल में होगा वो 2 से ज्यादा हमने किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए। कहीं भी आप देख लीजिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा कहीं भी नहीं, 2 से कम हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर 11 के बारे में, जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होगा। तो इसी तरीके से हम बात करें एटॉमिक नंबर 11 जिसका नाम होता है सोडियम। सोडियम देखिए नाम क्या होता है, सोडियम, यानी कि Na जिसका सिंबल है Na। देखिए एटॉमिक नंबर होता है उसका 11, तो इसका नाम होता है सोडियम, यानी कि जिसको हम दिखाते हैं Na। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, अभी तक तो हमें पता था कि हम 10 नंबर एटॉमिक, जब तक हमको 10 एटॉमिक नंबर मिले यानी 10 इलेक्ट्रॉन मिले तब तक के लिए हमने दूसरे सेल का यूज किया। अब बात आएगी कि तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पहले सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1n स्क्वायर बराबर, ये पहले सेल n बराबर 1 के लिए कितना था, यानी 2 यहाँ पे होता है 2, तो n बराबर 1 के लिए हमारे पास कितना था, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं इसको आराम से। देखिए जब n बराबर 1 था तब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, यानी 2n स्क्वायर कितना था 2, और 1 रखा 2 1 कम 2, मतलब कि 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तक हम पहले सेल का यूज करेंगे। फिर n बराबर 2 जब हुआ तब कितना इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर हुआ, मतलब 2 दूना 4 दूना 8,
यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तक n बराबर 3 हुआ, तब कितना 2n², मतलब 2n² करेंगे मतलब क्या, 3 3 का 9 और 2 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तक हम, यानी तीसरे सेल में जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए हम तीसरे सेल का यूज करेंगे। चौथे के लिए देखिए कितना 4, 2n² यानी 4 चौके 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 5, 2n², 5 दूना पंचम 25 दूना 50, यानी कि 50 कहे तो इसी तरीके से हम यूज करते जाएंगे किसका, सेल्स का, जब तक कि इस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन में 32 इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन नहीं, पांचवें सेल में 50 इलेक्ट्रॉन नहीं, जब तक ये संख्या कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कि हम सेम सेल का ही यूज करेंगे। जैसा कि हमने पहले और दूसरे सेल के लिए कर लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन तक हमने पहुंचा, दूसरे सेल तक के लिए हमने कितना गया, 10 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, दूसरे सेल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। और जब तीसरे सेल की बात करेंगे हम तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 2 10 और 18 28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ 18 2 20 और 28 इलेक्ट्रॉन। फिर जब हम चौथे सेल तक जाएंगे तब कितना, 28 और 32 होता है 60 इलेक्ट्रॉन, यानी जब तक 60 इलेक्ट्रॉन होगा तब तक हम पांचवें सेल के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम एक एक का कॉन्फ़िगरेशन करके, हमने 10 तक कर लिया, 11 होता है इसका, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6, 10 तक तो हो गया है। अब 11 आएगा हमारा तीसरा सेल जिसका नाम होगा 3s, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, देखिए 2 2 4 और 6 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1, यानी कि 11, ठीक। तो अगेन इन सभी का जो हमने पहले किया 10 तक में सेम वही ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, इसका बना देंगे हम फिर से, यस के लिए हम फिर से बना सकते हैं 3s, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कितना 1 होगा, ठीक है। फिर इसी क्रम में सब कुछ चलता जाएगा, देखिए इसका बना देते हैं 1s 2s और 2p 2s और 1s, सभी का इसी क्रम में रहेगा। 1 ये 1s है, मतलब कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, ये सेम क्रम, इसको हम एक तरीके से और दिखा सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम शार्ट में लिखना चाहें तो ये हमको पता है किसका, ये है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये है। देखिए हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर 10 तक पता है जिसका नाम था नियान, तो उसके फॉर्म में हम लिखेंगे Ne, इसको ऐसे कीजिए, मतलब Ne हमको पता है और इसका नहीं पता, तो देखिए 3s कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, कहें तो 10 इलेक्ट्रॉन नियान तक हो गए और एक 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1। फिर बात करें इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 12 जिसका होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए कितना उसी रूप में हम लिखें, यानी Ne और हुआ 3s, और कितना होगा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 10 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 12, और इसी तरीके से हम भरते जाएंगे। फिर देखिए तीसरे की बात करें, यानी एल्यूमिनियम 13, तो Ne 10, और अगला क्रम हमारा होगा 3s2, अब जरूरत पड़ेगी तीसरे सेल की 3s2 और 3p में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी का कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, कहां तक, आर्गन तक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 तक हम सेम इसी रूप में जाएंगे, यही क्रम अपनाते हुए। यहाँ पे क्या आएगा, 18 में हमारे पास आ जाएगा Ne 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s और 3p, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन इतना, और 2 12 और 6 18, मतलब 2 12 और 6 18, इसी क्रम में ये होगा पूरा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सबका कर देंगे। हम बात करें तो ये तो एटॉमिक नंबर 18 तक, अब ये क्रम 18 तक जाएगा। जब 19वें की बारी आएगी तो 19वें में यहाँ पे हमारा 4s जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए जब 19वें की बात यहीं पे करें तो ये 18 था, 19वां हमारा होता है आर्गन, और 19वां होता है हेलिना का के, यानी कि पोटेशियम, ये हमारा होता है 19, ठीक है। तो 19 में हम क्या करेंगे, ये वाला आर्गन का 18 हो गया, तो यहाँ पे क्या आर्गन 18 हो गया,
ठीक है। 19 वाली बारी आएगी तो कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा हमारा, 3D ना आकर के 4s आएगा। क्यों, क्योंकि हमको क्रम पता है क्या, यस यस पी, यस पी यस और डीपीएस। डीपीएस यही क्रम होता है हमारा एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए हमने कहां तक 3p तक भरा है, तो ये 1s 2s 2p और 3s, 3s तक हमने भर दिया। क्या 3p तक, 3s तक हमने भरा, 3p भरा। अब बारी आएगी 3D ना आकर के, 3D आना चाहिए, तीसरे सेल का D सबसे लाना चाहिए, लेकिन ना आकर के 4s आएगा। कौन सा, ये होता है 4s। क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी जो होती है वो 3D की एनर्जी से कम होती है। तो यहाँ पे हम भरेंगे 4s वाले इलेक्ट्रॉन को, 4s। और कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कितना होगा 18 यहाँ पे और एक यहाँ पे 19। ठीक इसी तरीके से हम कैल्शियम के लिए करेंगे। कैल्शियम का 20 होता है, तो आर्गन और कैल्शियम का हो जाएगा हमारे पास 4s और होता है 2। ठीक है, तो 20 हो गया। अब बारी जब 21 की आएगी तब व्यवहार में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, इलेक्ट्रॉनों के यानी एटम्स के व्यवहार में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। 21 के केस में अब हम 4s के बाद भरेंगे किसका, 3D। देखिए ये हुआ 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s के बाद 3D, यानी 3D की बारी आएगी। देखिए कितना, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो आएगा आर्गन, ये तो हो गया, कितना हो गया 18, फिर 4s, उसके बाद 3D। अब इसमें क्या आएंगे, 18 तो आर्गन का हो गया है, 10 2 12 6 18, उसके बाद s में 2 और d में 1। देखेंगे 21 हो गया, 18 2 20 और 21 इस क्रम से। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम यही कहता है। और जब ये d वाला पूरा भर जाएगा, यानी ये 3D पूरा भर जाएगा, तब बारी आएगी 4p की, और 4p के बाद 4D की बारी ना करके 4s की बारी आएगी। क्यों, यानी 5s की बारी आएगी। क्यों, क्योंकि 5s की एनर्जी 4D से कम है। तो ये क्रम हमारा चलता जाएगा स्कैंडियम से आगे तक। फिर बात करें तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली क्या कहानी है। देखिए आप, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली कहानी। तो बात करें हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए, हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। उसके बाद कॉपर के लिए बात करें, ये हमारे फुल फील्ड की केस दिखाता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी 29। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसी आर्गन के आगे देखिए, आर्गन का होता है कितना 18। अब 4s 2, 18 2 20 हुआ, उसके बाद 3D। अब देखेंगे आप 18 2 20 हो गया, 3D की केस में यानी ये 18। अब इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन भरें, अभी देखिए यहाँ पे बना ऊपर, तो देखिए यस के लिए और डी में होते हैं कितने, 5। डी में 5 सेल यानी 5 ऑर्बिटल। तो 18 तो यहाँ पे हो गया, 19वां देखिए यहाँ पे भरें, 19वां भरा, 20वां भी हम यहीं पे भर सकते हैं, क्योंकि भाई अगले सेल सब सेल में तभी जाएंगे जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 19वां भी यहीं पे, यानी 20वां भी यहीं पे भर सकते हैं। उसके बाद 21वां मान लीजिए यहाँ पे भरा, 22वां यहाँ पे, 23वां यहाँ पे, 24वां यहाँ पे, लेकिन 23वां हमने भरा। ठीक है, 23 एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 24 होंगे। 23वां भरा, लेकिन जब हम 24वां भरने की केस में जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे 24वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब की केस में ये स्थिति स्टेबल ना हो करके, ये स्टेबल स्थिति नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। तो ये स्थिति ना होकर के यही पे एक्सेप्शन होता है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ से कहे तो जंप कर जाता है। कहाँ पे, ये जंप करके चला जाता है इसमें, यानी कि इसमें, मतलब ये हो जाता है यहाँ पे। देखिए क्या हुआ, ये हाफ फील्ड है ना, डी है तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, ये होती है हाफ फील्ड की केस। यहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। करेंगे मतलब एनर्जी इनकी सेम होने की वजह से जो इसको हम कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी स्टेबिलिटी के कारण ही कहे तो एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी यानी अधिकतम स्थायित्व देने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरीके से होता है। किसका, क्रोमियम का 4s1 3d5। ये और भी एटम्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। हाफ फील्ड के, फुल फील्ड के लिए बात करें तो कॉपर होता है। तो कॉपर के लिए देखिए आर्गन, ये 18 हुआ, फिर 4s 3d,
क्यों? क्योंकि कहां तक हमको तीसरे सेल में रहना है, यानी तीसरे सेल के में 18, 26 और 2 28 तक। तो ये भाई 29 हुआ, 29 तक हम 3D में थे, लेकिन 28 यानी 28 तक 3D में थे। 29वें के लिए हम कहां पे चलेंगे? 4s का यूज हमने कर लिया ऊपर से ही। क्यों? क्योंकि हमें पता था ऊर्जा के बढ़ने के कारण ही हमने 4s का यूज पहले कर लिया है, ठीक है। तो वो पता करने का तरीका, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी सेल में, ठीक। तो अब देखिए 4s और 3D, यहाँ पे फिर से बात आएगी कि हम भरें 1 और 2 5, मान लीजिए 5 ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरा कितना? यस, पहले मान लीजिए 4s में हमने 2 भरा, फिर 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 8, मान लीजिए 28 तक हम गए। 20 तो यहाँ पे था, 18 था, 19 20 21 22 23 24 25, फिर 26 27 28, अब बारी आएगी 29 की। तो 29 को तो हम यहाँ पे भरेंगे, 29 यहाँ पे भरा गया, लेकिन एटम की स्टेबिलिटी के कारण जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ उठ के चला जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे। कब? जब 29 की बारी आएगी, लेकिन बीच में जो 25 26 27 रहेंगे वहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे प्रेजेंट होगा। 29 के केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 30वां जब इलेक्ट्रॉन आएगा जिंक का, तो वो फिर से यहाँ पे आके फिल हो जाएगा, है तो तीसरे नंबर पे ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 24 25वां जब आएगा तो फिर से 25वां यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी बात हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए। हाफ फील्ड के केस में हम यहाँ पे 2 ना लिख के 2 इलेक्ट्रॉन एस में ना उपस्थित होकर डी में 5वां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। कब? जब इसके हाफ फील्ड की स्थिति आएगी कि हाँ यहाँ पे हाफ फील्ड हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन देके। और यहाँ पे भी फुल फील्ड की केस जब आएगी कि हाँ अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं, और तब यानी 28 29वां जब यहाँ पे भरा जाएगा, तो ये केस ना होकर के हमको और भी अस्थायी तो मिल सकता है अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दें, क्योंकि हर एटम चाहता है कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी धारण करें, सबसे ज्यादा अस्थायी हो, उसका नाश ना हो। हर कोई चाहता भाई हम स्टेबल हो, ठीक है। तो ये बात थी। ये 29वां इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सब कॉन्फ़िगरेशन होगा हर एटम्स के लिए, ठीक है। तो सब कुछ एक्सेप्शंस केमिस्ट्री है तो अपवाद हो गए ही, तो कुछ अपवाद भी होते हैं जो इनका कारण यही स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। हम आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखाते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रूप में होते हैं। आप देख लीजिए एक बार कि 1 से लेकर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर 1 से 112 तक के कॉन्फ़िगरेशन आपको बार बार दूसरी स्लाइड में दे दिए गए। आप देख सकते हैं ये पहली स्लाइड यहाँ पे 1 से तब तक दिए गए हैं, और आप देखिए दूसरी स्लाइड में भी आपको पूरा दिया गया है सभी 1 से 112 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसमें कहीं कहीं देखेंगे स्टार मार्क लगा हुआ है, जिसको वो एक्सेप्शन यानी वही अपवाद है, वहीं पे आप कॉन्फ़िगरेशन में देखिए तो उसी में फुल फील्ड और हाफ फील्ड की केस बताई गई है, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बात करें, हमने पढ़ तो लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास के बारे में हमने जान लिया, लेकिन बात करें कुछ पढ़ने के बाद हमको पता होना चाहिए कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, क्यों हमने इसको पढ़ा। तो बात करें इसके लाभ के लिए कि ये बहुत से जो एटम्स के जो व्यवहार होते हैं, परमाणुओं के जो रासायनिक व्यवहार होते हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। बहुत ही बेसिक कहे तो बेसिक ला है, हम किसी भी एटम के बारे में डिफाइन कर सकें, उसके रासायनिक व्यवहार के बारे में उसकी व्याख्या कर सकें, या फिर 2 डिफरेंट एटम्स मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, इसकी भी जानकारी हमको इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब हमको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तभी हम पता कर सकते हैं कि कोई भी परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। या हम कहें तो हमें धातु और अधातु के बारे में पता करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा, हम इसी के आधार पे कह सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा तत्व धातु की श्रेणी में रखा जाए और कौन सा तत्व अधातु की श्रेणी में रखा जाए, या कौन सा तत्व उपधातु की श्रेणी में रखा जाए। और इसी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, यानी 18वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। ये इनर्ट क्यों होते हैं यानी अक्रियाशील क्यों होते हैं, इनको बोलते हैं अक्रिय गैस। तो ये अक्रिय गैसें क्यों होती हैं। या फिर बात करें तो हाइड्रोजन, उसके पहले जस्ट हाइड्रोजन होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इन सभी के बारे में हम व्याख्या इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको पता होगा, कहते ये बेसिक है, किसी भी एटम के गुणों के बारे में बताने के लिए बेसिक चीज है। तो इन सभी को हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर इसी पे आधारित है, अणुओं का बनना, उनका प्रॉपर्टीज। कहे तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा तत्वों का वर्गीकरण, यानी कह सकते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस पे होगा हमारा अगला चैप्टर। तो बात करें तो आज हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है, जो कि था एटॉमिक स्ट्रक्चर, अर्थात परमाणु की संरचना हमारी खत्म होती है।
जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ी। शुरुआत हमने की थी पहले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हुए इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन के बारे में इन सभी के जानते हुए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इन सभी को जानते हुए हमने आइंस्टीन के बारे में जाना, प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत के बारे में जाना, हमने आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना, बोर का मॉडल पढ़ा। फिर इन सबको पढ़ते हुए हम पहुंच आए अपने लास्ट में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने जान लिया। ये एक बार फिर से आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कभी भी पढ़ेंगे ऊपर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना जरूरी है, जो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और खासकर इन एक्सेप्शंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस यानी कॉम्पिटिशन्स के पेपर में इन एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि इंस्पेक्शंस को पूछा जाए, ठीक। तो बात करेंगे, अब ये हमारा चैप्टर दूसरा समाप्त होता है। अब हम अपने अगले चैप्टर को अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नई ऊर्जा के साथ अपने अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।